नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। 3 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मेरी दो सहयोगी श्वेता झा और मीनाक्षी कनवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं और देश और विदेश की सभी अहम खबरों पर इस खास पेशकश में हमारी नजर होती है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो सारी खबरें जो आपसे सीधा सरोकार रखती हैं आप तक पहुंचे। हम आपको आज बताएंगे कि राजस्थान में अभी तक क्या है ताजा सियासी हालात, किस तरीके से वहां की उठापटक में किसे शेयर मिल रही और किसे मात, वहां रह रहकर तूफान उठ रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि सचिन पायलट के खेमे पर उनको विश्वास नहीं रहा है क्योंकि उनके पास सबूत है कि खरीद फरोख्त की जा रही है। श्वेता, बिल्कुल, और बहुत बड़ी खबर है नेहा। अभी हमने दिखाया किस तरह से अशोक गहलोत पहले तो गाड़ी लेकर जा रहे थे, लेकिन मीडिया देखने के बाद मीडिया वालों को वो वापस आते हैं और आने के बाद बहुत बड़ी खबर उन्होंने खुद दी। उन्होंने कहा कि हेडलाइंस की आप चिंता ना करें, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि खुद जो डिप्टी सीएम हैं वो खरीद फरोख्त में हमारे यहां लगे हुए थे और मेरे पास पुख्ता सबूत है इस बात के। पहली बार सचिन पायलट पर इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अशोक गहलोत ने यह बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा था और किसे कितनी किश्तों में कितने पैसे दिए जाने हैं ये सब कुछ हमारे डिप्टी सीएम ही अगर करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। मीनाक्षी, और देखिए हर निशाना सचिन पायलट की तरफ था। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सफाई दे रहे हैं वो कल तक सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। वो लोग बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोहराने की कोशिश में थे। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना राजनीति में लड़ाई होती है, नीतियों के कार्यक्रम में समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, एंटी डिफेक्शन बिल है, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहले फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं। परसों के रोज में डीलिंग कही जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या? 10 दिन लगे किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। रात को 2 बजे रवाना किए जा रहे इन लोगों को, इन्हीं लोगों को रवाना किया जा रहा था। करने वाले कौन थे? सफाई कौन दे रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था? सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद जयपुर से और मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन पायलट के घर से। सबसे पहले शरद, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात सामने आई है। 4 दिनों तक चुप्पी थी सचिन पायलट की, जिसके बाद उन्होंने जब अपनी जुबान खोली उन्होंने साफ तौर पर इल्जाम लगाया अशोक गहलोत पर कि क्या क्या उनके साथ हो रहा था। बड़ा बुरा सलूक, उनके पास कोई फाइलें नहीं आती थी, उनको कोई महत्वपूर्ण काम नहीं दिए जाते थे। लेकिन इन तमाम आरोपों के बाद आज अशोक गहलोत ने चुप्पी तोड़ी और खुलकर सचिन पायलट पर इल्जाम लगाया, और इल्जाम भी बहुत बड़ा कि मेरे पास सबूत है, वो खुद मिलकर के हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे। देखिए श्वेता, अशोक गहलोत ने जो इल्जाम लगाया है उसके बाद सचिन पायलट के पास विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, हमने टेलीफोन टेप की है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि खुद पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री विधायकों से इंस्टॉलमेंट लेने की बात कर रहे थे, साजिश रहे थे सरकार गिराने की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आरोप अपने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पर अशोक गहलोत लगा रहे हैं। यही वजह है कि हम लगातार कह रहे थे कि अशोक गहलोत
लगातार कांग्रेस आलाकमान पर दबाव डाले हुए थे कि इनको निकालो अगर सरकार बचाना है तो, वरना ये फिर वही काम करेंगे। दरअसल ये राज्यसभा चुनाव के समय ही सारा खेल शुरू हुआ था, इनका ये आरोप है। हालांकि पायलट के तरफ से अभी सफाई आनी बाकी है, पायलट अपने बचाव में क्या कहते हैं, क्योंकि बड़ा गंभीर आरोप है कि बीजेपी ने पैसे के इंस्टॉलमेंट दिए हैं। अभी इसके पहले मंत्री को उन्होंने भेजा था, खुद मंत्री ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भेजा है, प्रताप सिंह खाचरियावास ने, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने ये नाम लिख के दिए हैं कि कौन अशोक गहलोत के नजदीकी है, उन पे छापे डाले जा रहे हैं। सचिन पायलट के जरिए बीजेपी छापे डलवा रही है अशोक गहलोत के करीबियों पर। तो समझा जा सकता है कि अब दूरी कितनी बढ़ गई है। अब कहीं न कहीं फैसला लेने का वक्त सचिन पायलट के लिए आ गया है। अशोक गहलोत ने ये साफ किया, ऐसा कहा जा रहा था कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, एक बार फिर से जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी अशोक गहलोत पर दबाव डाला गया था, इस बार भी दबाव डाला जा रहा था कि सचिन लौटेंगे आपके पास शरद। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, जिस तरीके का जहर आज गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ उगला है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अभी भी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, ये राह आसान तो नहीं होगी, क्योंकि पार्टी में अब वापस काम करने का मतलब है फिर से गहलोत के अंडर काम करना, जिससे आपको इतनी नाराजगी है। ऐसे में अब विकल्पों की तो लिस्ट कम होती जा रही है। यहाँ पर आप अब सीमित संख्या में ही फैसला ले सकते हैं कि क्या आपको आगे करना है, क्योंकि उस पार्टी में तो अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है आपके लिए करने के लिए। सीधे तौर पर इल्जाम लगाया गया कि आप बिना मेहनत किए भी मंत्री बन गए थे। जी बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत का जो बयान है वो कुल मिला के रणभेरी है, शंखनाद हो गया है, युद्ध की लकीरें जो है वो खिंच गई हैं साफ तौर पे। और देखिए आप, कीचड़ अब दोनों तरफ से उछाला जा रहा है। मुंह काला किसका हो रहा है? मुंह काला कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, जो भद पिट रही है पार्टी की। उसको लेके जाहिर तौर पे कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो परेशान है। एक तरफ सचिन पायलट की जो चुप्पी है वो क्या कांग्रेस में वापस आने की है या आगे की रणनीति तय करने की है, क्योंकि ये साफ हो गया है सचिन पायलट कैंप की तरफ से कि अब इसको टेस्ट मैच की तरह खेला जाएगा। कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए किस तरह से राजस्थान में उसकी नींव हिलाई जाए, कैसे उसकी ईंट एक एक ईंट को जो है निकाला जाए, इसकी रणनीति तैयार हो रही है। शायद यही वजह है कि सचिन पायलट कुछ भी नहीं कह रहे। आरोप प्रत्यारोप में एकदम से जो है एक लंबा सन्नाटा, आज प्रेस वार्ता भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट इसको अब एक लंबा गेम खेलने की कोशिश में है कि जो नुकसान सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का किया, उसी तरह से उनका वार भी अब खाली ना जाए। लौटेंगे मौसमी आपके पास। शरद, ये बताइए, अब जिस तरह से अशोक गहलोत ने ये एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, सबूतों की बात कर रहे हैं, फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं, इसके मद्देनजर अशोक गहलोत के इस बयान के बाद अब क्या हलचल वहां पर है, वहां क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, यहाँ पर कहीं न कहीं नंबर का पेच तो फंसा हुआ है। जिस तरह से उन्होंने हमला किया है, जिस तरह की मायूसी है, नंबर का पेच फंसा हुआ है। सचिन पायलट के पास कुल मिला के 25 के आसपास विधायक हैं। वो सरकार गिराने की स्थिति में आज नहीं है, तो सरकार बच जाए पूरी भरोसे के साथ अशोक गहलोत भी ये बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही फंसे हुए हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कर दिया, अशोक गहलोत के जो लोग हैं वो साफ कर रहे हैं कि इतनी गद्दारी के बाद, जो उनका आरोप है, इतनी गद्दारी के बाद अगर पार्टी में रखा जाता है तो पार्टी का मनोबल गिरेगा, जो पार्टी में लोग हैं उनका मनोबल गिरेगा। जिस तरह से लगातार वो कांग्रेस आलाकमान को पिछले कह रहे हैं कि एक महीने से उनका जो गुट है वो कह रहा है कि सारे सबूत दे रहे हैं, उसके बावजूद इतना चांस क्यों दिया जा रहा है। उनका गुस्सा सबसे ज्यादा आज मीडिया पर भी था कि मीडिया एक तरफ की कहानी सुना रहा है, केवल सचिन पायलट के साथ हुए अन्याय और उनके विक्टिम कार्ड को प्ले कर रहा है। जो हमारे साथ सचिन पायलट और बीजेपी मिलकर कर रहे हैं वो कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। इसी दर्द को कहने के लिए वो आए थे और बार बार मीडिया पर भी हमला बोल रहे थे कि आप लोग एक तरफा खबर मत दिखाइए, हमारे साथ जो सचिन पायलट कर रहे हैं वो सबूत हमने कांग्रेस आलाकमान को दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस आलाकमान और आप आज के पहले सबूत क्यों नहीं दे रहे थे? राज्यसभा चुनाव से पहले आपके पास सबूत थे तो आप उसको लेकर क्यों बैठे हुए थे? मीडिया पर हमला करना आसान है, लेकिन आप चुप्पी लगाए रखेंगे और घर के अंदर आग लगी रहेगी, तो जो आग लगी रहेगी लोग वही देखेंगे कि इस घर में कैसे आग लगी है। आपको सामने आकर बताना चाहिए, सबूत देना चाहिए कि सचिन पायलट ने आखिर क्या कहा है, किससे कहा है और कितने की डीलिंग की, कितना पैसा दिया गया है। आरोप तो लगा दिया है लेकिन अभी तक सबूत आए नहीं है। सचिन पायलट का पक्ष आना अभी बाकी है। जी
बिल्कुल शरद, आपसे और हम जानकारी लेंगे। मौसमी, आपसे भी और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो राजस्थान में दरअसल ये राजनीति का जो तूफान है, उसके रेतीले तूफान से ज्यादा खतरनाक वहां पर नजर आ रहा है। सचिन और गहलोत गुट अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक सचिन पायलट ने पहले जब बयान दिया कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ, एक विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला, तो अशोक गहलोत सामने आए, खुलकर उन्होंने कहा कि दरअसल सचिन पायलट ने उतनी मेहनत की ही नहीं है, महज 5 साल की मेहनत में वो चाहते हैं कि उनको सब कुछ मिल जाए। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। रास्ता इतना आसान नहीं है मीनाक्षी, सचिन के लिए भी। बिल्कुल श्वेता और नेहा, देखिए यही सबके मन में इस वक्त सवाल है कि आखिर सचिन पायलट अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बुरी तरह से उलझ गए हैं और क्या गहलोत उन्हें मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक की तस्वीर में। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगाह मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है, और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। रिश्ते का दी एंड हो गया। सचिन पायलट पर गाज गिरा दी गई। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से सचिन पायलट बर्खास्त कर दिए गए। सवाल है सचिन की नई पारी कब, कैसे और कहां से शुरू होगी? क्या वो बीजेपी में जाएंगे? जवाब है ना। इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत में पायलट क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए। क्या बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी ने कहा कि उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं फिर से साफ कर दूं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। मैं इस समय सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं अपनी जनता के लिए काम करना जारी रखूंगा। सचिन पायलट बीजेपी में जाने के सवाल पर ना कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की हसरत भरी निगाहें छिपाए नहीं छिप रही। सचिन पायलट के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की भी जबरदस्त चर्चा है। जब सचिन पायलट से इस बारे में पूछा गया तो जवाब क्या था, वो भी सुनिए। क्या आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं? ऐसी खबरें हैं कि आप ओम माथुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला हूँ। पिछले 6 महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिला हूँ, न ही ओम माथुर से। इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत में सचिन पायलट के दिल का दर्द खुलकर छलका। सचिन पायलट ने सलूक का सवाल उठाया, नीति और नियत पर प्रश्न किए। आप अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूं। मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था राजस्थान सरकार जनता से किए वादों को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास के काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिए कि वो मेरे आदेशों को न माने। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। ऐसे पद का क्या फायदा जहां मैं जनता से किए वादों को पूरा न कर सकूं। हमने सचिन पायलट से यह भी पूछा कि अगर शिकवा शिकायत थी तो घर के अंदर सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब बुलावा था तो बैठक में क्यों नहीं गए? सचिन पायलट ने क्या जवाब दिया, सुनिए। रूठने की जगह आपने पार्टी में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मैंने कई बार मुद्दों को उठाया। मैंने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी और अन्य सीनियर नेताओं को भी जानकारी दी थी। मैंने गहलोत जी के सामने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मंत्रियों और विधायकों के बीच मुश्किल से कोई बैठक होती थी। वहां बातचीत और चर्चा की कोई जगह नहीं थी। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि सरकार में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। जिन वादों को लेकर हम सरकार में आए थे, उन वादों पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर वो कांग्रेस के अंदर आवाज उठाते रहे हैं। सचिन पायलट पर एक्शन तो हो गया है, लेकिन इससे गहलोत सरकार का भविष्य भी डामाडोल हुआ है। गहलोत और पायलट दोनों मंचधार में खड़े हैं। कब और किस किनारे लगेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो आज कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सचिन पायलट, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और नेहा, आप देखिए सवाल वही बरकरार है कि सचिन पायलट आगे क्या करने जा रहे हैं।
बिल्कुल। और सचिन पायलट के खेमे में कितने विधायक हैं ये भी अभी पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं है। उधर गहलोत खेमे में कितने विधायक हैं ये भी अभी साफ नहीं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाता है तो इस वक्त गहलोत मुश्किल में हो सकते हैं। श्वेता, बिल्कुल। और अशोक गहलोत साफ साफ खरीद फरोख्त का आरोप लगा चुके हैं, कह चुके हैं। तो दूसरी ओर वो अपनी सरकार के संकट को टालने के लिए सियासी दांवपेच भी चल रहे हैं। श्री सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। राजस्थान कांग्रेस में जो आशंकाओं के बादल थे अब छट चुके हैं। जो परिणाम था वो भी सबके सामने है। सचिन पायलट की डिप्टी सीएम की कुर्सी छीन चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जा चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ इतने तक नहीं रुक जाती। गहलोत कैंप उनसे कतई समझौते के मूड में नहीं है। सूत्र बताते हैं कि जयपुर में विधायकों की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की बर्खास्तगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पास किया। तो कहा कि इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए और रोज रोज के झंझट से मुक्ति पाई जाए। लेकिन अब राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का ट्वीट देखिए और समझिए। उन्होंने लिखा है, पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें उनकी गलती समझ में आ जाए। मेरी प्रार्थना है कि बीजेपी के मायावी जाल से वो बाहर निकल आएं। राजस्थान कांग्रेस की इस दुविधा के बीच गहलोत अपने विधायकों के साथ होटल में मौजूद हैं। लेकिन सवाल है, सरकार पर मंडराते संकट के बीच गहलोत के सामने अब ऑप्शन क्या है? सरकार बचाने के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं? पहला विकल्प, वेट एंड वॉच की रणनीति। गहलोत खुद बहुमत साबित करने के लिए आगे नहीं आएंगे। वो बीजेपी के कदम का इंतजार करेंगे और तब तक सभी कांग्रेस विधायक होटल में ही रुके रहेंगे। दूसरा विकल्प, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। इस विकल्प से एक तीर से 2 निशाना लगा सकते हैं गहलोत। एक तो गुर्जर वोट साधने का, दूसरा ये कि सचिन पायलट जिस पद को संभालते थे उसकी अहमियत कम करने के लिए एक मीणा या दलित समुदाय से, और दूसरा गुर्जर डिप्टी सीएम बनाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। तीसरा विकल्प, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। पार्टी को आगे ऐसे किसी संकट से जूझना ना पड़े, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर विचार हो सकता है, जहां विधायक और मंत्री अपनी नाराजगी और समस्याएं बताएं और उन्हें दूर किया जाए। चौथा विकल्प, पायलट के करीबियों को जिम्मेदारी। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गहलोत या तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं या फिर उन्हें किसी बोर्ड या निगम में जगह दे सकते हैं ताकि पायलट के करीबी विधायक उनके साथ आ जाएं। पांचवां विकल्प, विरोधियों में सेंधमारी। सरकार बचाने के लिए गहलोत कैंप कोशिश कर सकता है कि बीजेपी या राष्ट्र लोकतांत्रिक दल में फूट पड़े और उनके विधायक इस्तीफा दें। सरकार बचाने के लिए गहलोत के सामने ये विकल्प बचे हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और अन्य 18 बागी विधायकों को नोटिस भेजा है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष से रात को मुलाकात की। जोशी ने पायलट समेत 19 विधायकों की शिकायत की कि विहिप के बाद भी वे सभी बैठक में नहीं पहुंचे। उसी शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है और सभी से 17 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। गहलोत गुट ने विधानसभा सचिवालय के जरिए बागी विधायकों को नोटिस भेजकर साफ कर दिया है कि अब समझौते के मूड में नहीं है। जो नोटिस विधानसभा के सचिव के नाम से बागी विधायकों को भेजा गया है उसमें साफ लिखा है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने शिकायत की है कि दल बदल कानून के तहत व्हिप जारी करने के बावजूद आप लोग विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिए हैं। ऐसे में 17 जुलाई तक आप अपना पक्ष भेजें। अगर नहीं भेजते हैं लिखित में या मौखिक रूप से तो एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। उधर मानेसर में डटे हुए पायलट गुट के विधायकों ने कहा कि इस तरह से नोटिस भेजने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें कि एलएसी को लेकर और एलओसी को लेकर भारत जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। जी हां, किसी भी तरह की कोई ढील, कोई कोताही नहीं करना चाह रहा है। किस तरह से लगातार भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है, उसके बारे में आपको हम पूरी खबर बताएंगे। साथ ही एलएसी के दौर पर रक्षा मंत्री भी जाने वाले हैं, उसको लेकर भी हम आपको खबर बताएंगे। नेहा। बिल्कुल, और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री, अगर आपको याद हो, श्वेता और मीनाक्षी, उनको जाना था प्रधानमंत्री के लिए दौरे से पहले, लेकिन कुछ कारणवश ये दौरा आगे के लिए कर दिया गया था और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के दौरे पर जाने वाले हैं। बात स्पष्ट हो चुकी है और ये एक तरीके से बड़ा संदेश है। मीनाक्षी, बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जब रक्षा मंत्री वहां पहुंचते हैं उसके बाद वहां से क्या तस्वीर उभरती है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे थे, वहां उन्होंने सैनिकों की हौसला अफजाई की। अब 17 से 18 तारीख को रक्षा मंत्री का दौरा ये बताता है कि केंद्र की पूरी नजर किस तरह से एलएसी पर बनी हुई है। नेहा, और साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे अब भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। कल मैराथन बैठक ये चली और एलएसी से सेना हटाने को लेकर कल कई रणनीतियों पर चर्चा की गई। दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच 14 घंटे लंबी बातचीत थी। मीनाक्षी, हालांकि सूत्रों के मुताबिक भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है और चीन से कह दिया कि वो एलएसी पर 5 मई वाली स्थिति को बहाल करें। और सबसे ताजा खबर यह है कि कल भारत की ओर से बातचीत की अगुवाई करने वाले सेना के अधिकारियों ने आर्मी चीफ को इसकी पूरी जानकारी दी है और सेना प्रमुख अब रक्षा मंत्री को आज वो जानकारी साझा कर सकते हैं। पूरी तरह पीछे हटो चीन, इससे कम कुछ नहीं मंजूर। करीब 14 घंटे की मैराथन बातचीत में भारत का सख्त रुख। गलवान में चीनी सेना के विश्वासघात के बाद चीन पर भारत की सख्ती लगातार जारी है। कल दोनों देश के सैन्य कमांडरों के बीच शुरू हुई बातचीत रात 2 बजे खत्म हुई है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत 14 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। बातचीत में एलएसी के पेंगोंग सो और देपसोंग समेत सभी तनाव वाले मोर्चों से सेना पीछे हटाने के तरीकों पर बात हुई। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चुशूल में भारतीय सीमा में भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की ये चौथे दौर की बातचीत थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने बातचीत के दौरान चीन से सख्ती से कह दिया कि पूर्वी लद्दाख में 5 मई से पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए। चीन के जो भी सैनिक और हथियार अपनी हदों से आगे आ चुके हैं वो पुरानी जगह लौट जाएं। 5 मई को पेंगोंग सो में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के साथ दोनों देश के बीच एलएसी पर तनाव शुरू हुआ था। बातचीत में भारत का नेतृत्व लेह स्थित 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे, जबकि चीन की तरफ से साउथ जिंगजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मौजूद रहे। चौथे दौर की बातचीत सेना पीछे हटाने के दूसरे चरण के तौर तरीकों को लेकर हुई है। पहले चरण में चीन ने गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग सो में फिंगर 4 से अपनी सेना को पीछे हटाया था। भारत और चीन के बीच तनाव 15 जून की रात चरम पर पहुंच गया था, जब गलवान वैली में चीनी सेना ने धोखा से भारतीय जवानों पर हमला बोला था। इस हमले में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा जवान मारे गए, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। जिस चीन को हिंदुस्तान के सैन्य कमांडर्स ने समझाया है, उसी चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर सबक सिखाने की बात की है। श्वेता, कोरोना को लेकर ट्रंप आग बबूला है। उन्होंने इसके लिए हर बार की तरह इस बार भी चीन को गुनहगार बताया है। बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट। And make no mistake, we hold China fully responsible for concealing the virus. विश्वासघाती चीन पर आग बबूला अमेरिका। ट्रंप ने ठाना है चीन को सबक सिखाना है। चीन अमेरिका में
भड़के दुश्मनी के शोले। ट्रंप बोले, ना तो चीनी राष्ट्रपति से बात की, ना ही करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक चीन पर आरोप लगाते थे, एक्शन की बात करते थे। एक बार फिर उन्होंने अपना इरादा जता दिया है, कह दिया है कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अब तक बात नहीं की। वो ये भी कह रहे हैं कि जिनपिंग से बात करने की कोई योजना भी नहीं है। अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर है। डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो रहे हैं। इस बार उनका अंदाज ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है। जैसे जैसे अमेरिका में कोरोना महामारी फैल रही है, वैसे वैसे ट्रंप का आक्रोश भी बेकाबू हो रहा है। आपको बता दें कि करीब 36 लाख केस के साथ अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है। And make no mistake, we hold China fully responsible for concealing the virus and unleashing it upon the world. They could have stopped it. They should have stopped it. डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी फूटा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों डॉलर की मदद की मलाई खाने वाला ये संगठन चीन की चाकरी करता रहा, उसके इशारों पर नाचता रहा। WHO चीन की कठपुतली बन गया। Doesn't mean that someday we won't go back in. Maybe we will when it's correctly run. But they made a lot of bad predictions and they said a lot of bad things about what to do and how to do it, and they turned out to be wrong. And they were really a puppet of China. अमेरिका की चीन से नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। कोरोना को लेकर चीन ने जो किया है उसका सच पूरी दुनिया जानती है। तभी तो अमेरिका गुस्से में है। उधर चीन के कड़वे रिश्ते पर अमेरिका खुलकर भारत का साथ दे रहा है। 15 जून को गलवान में कायरता से चीनी जवानों ने हमला कर 20 जवानों को शहीद कर दिया था। उसके बाद भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप बैन कर दिए थे। अमेरिका कह रहा है कि टिकटॉक बैन करने से चीन ने जासूसी का एक बड़ा हथियार खो दिया है। आज तक ब्यूरो। अब बात सूरत की लेडी सिंघम की करेंगे। अब आपको यह भी साफ कर देते हैं कि इन्हें लेडी सिंघम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सूरत की महिला कांस्टेबल सुनीता यादव जिस तरीके से इसने मंत्री के बेटे को सबक सिखाया वो वाकई काबिले तारीफ था। श्वेता, मंत्री के बेटे को सबक सिखाने वाला वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। लोग सुनीता की तारीफ करने लगे, लेकिन सिस्टम उनके पीछे लग गया। लेकिन सबसे पहले देखिए ये पूरी खबर, फिर सुनीता खुद होंगी हमारे साथ। सूरत की ये महिला कांस्टेबल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाई हुई है। सुनीता यादव ने गुजरात सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी के बेटे प्रकाश को कानून का जो पाठ पढ़ाया कि पूरे गुजरात में उसका हल्ला मचा है। हम आपको बता दें कि सिपाही सुनीता यादव ने मंत्री के समर्थकों को बिना मास्क के रोका था, और जब मंत्री के बेटे अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए वहां पहुंचे तो सुनीता यादव ने उनकी एक नहीं सुनी। इसी को लेकर सुनीता का एक वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन जब आज तक ने सुनीता से उस घटना के बारे में पूछा तो सुनीता गोलमोल जवाब दे रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि वो किसी मंत्री से नहीं डरती। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। तो सुनीता जबरदस्त चर्चा में है, ये वीडियो वायरल है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन सुनीता इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता देखिए, सोशल मीडिया पर तो आप ट्रेंड कर रही हैं, आपके केस की बहुत चर्चा भी है, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हो जिनको शायद ना मालूम हो कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, बताइए उस रात क्या हुआ था। देखिए, ये जो घटना है वो बहुत बड़ी है, पर इन शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ इतना क्लियर करना चाहूँगी कि उस दिन जो थे वो 5 व्यक्ति बिना मास्क के और कर्फ्यू के टाइम में 10:30 और 11:15 के बीच में मेरे जहाँ पॉइंट था वहाँ से वो लोग निकल रहे होते हैं। मैं उनको रोकती हूँ और उनको सिर्फ समझा रही हूँ कि आपको क्यों मैं उनका कारण जानना चाहती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी कारण के लिए कर्फ्यू दौरान भी आप लोग निकल सकते हैं, पर मैं सिर्फ उनका रीज़न जानना चाहती हूँ वो क्यों निकले थे। पर इनमें से एक का भी जेन्युइन रीज़न नहीं था
और वो मेरे साथ बहस कर रहे थे और प्यार से मुझे माफ़ी मांग रहे थे, तो मुझे लगा कि ये ठीक से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, माफ़ी मांग रहे हैं। वो हर वीडियो में आप देखिए सॉरी मैम माफ़ कर दीजिए वगैरह कह रहे हैं। उसके अलावा एक और वीडियो है, इसके आगे का वीडियो एक और है जो भी पब्लिक में नहीं आया, पर कहने मतलब उसमें वो मुझे अच्छे से बिहेव करते हैं। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, गलती हो गई, उनको माफ़ कर दिया जाए, घर जाने दिया जाए। पर मुझे कहीं ना कहीं उनको पनिश करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जो है वो कर्फ्यू में बाहर निकलने की कोशिश करी है। तो मुझे उनको कायदा के नज़र से देखा जाए तो उनको मुझे दंड करना चाहिए, पर मेरे पास उस टाइम दंड करने के लिए कोई स्लिप वगैरह या फिर कोई चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे उनको दंडनीय रूप में सिर्फ 5-10 उठ बैठक करवा के उनको जाने देना था। पर लास्ट सीन जब ये चल रहा होता है तब माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब के सुपुत्र वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पिक्चर बोला गया, घटना पूरी एकदम से यू टर्न मार लेती है, चेंज हो जाती है। वो आके मुझे समझाते हैं कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ। बाकी जो वीडियो है उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या बातें हुई है। हालांकि देखिए सुनीता ने दावा भी कर रही है यहाँ पर आप कुछ और वीडियोस आगे रिलीज करेंगी, लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती हैं। लेकिन इस्तीफा देने को लेकर जो खबर सामने आई, आप इस्तीफा दे चुकी हैं, क्या वो मंजूर हो गया है? कोई तकनीकी पेच है? क्या है तस्वीर अभी इस वक्त स्टेटस क्या है? मैंने रिजाइन करा, उसका कारण ये नहीं है कि मैं उनसे डर गई हूँ या फिर ऐसा। मेरा जो LR ऑफिसर का जो फर्ज था वो मैंने अदा किया। मेरे एक कदम ऊपर कांस्टेबल ऑफिसर आते हैं, वो भी मेरे पास नहीं थे। अगर मेरा जस्ट ऊपर सीनियर कांस्टेबल ऑफिसर मेरे पास होते तो शायद उनका कुछ प्रोसेस कर पाती। मैंने PI साहब से हेल्प मांगी, मैंने ACP श्री CK पटेल साहब से हेल्प मांगी, उस टाइम वो हेल्प मुझे नहीं कर पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा गुस्सा है कि भाई ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा आता उस चीज़ से, और मैंने ठान लिया होता कि मुझे डिपार्टमेंट छोड़ देना है। क्योंकि हर कोई क्या बोलते हैं कि हर कोई के मन में जो देशभक्ति होती है उसका भी एक लेवल होता है। कोई ये चाहता है कि बस थोड़ी बहुत कर लें, कोई ये चाहता है कि थोड़ी ज़्यादा कर लें, कोई मेरी तरह होता है कि भाई कुछ भी करके मुझे देशभक्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर साहब के सुपुत्र थे। शायद मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि मेरी खाकी में गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट हमें इतना पावर देता है कि हम होम मिनिस्टर साहब के लड़के को भी हम कार्रवाई रोक सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उनको भी हम लोग कायदा की कार्रवाई कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कुछ नहीं, हमारे जो प्रेसिडेंट है, भारत के नंबर 1 नागरिक हैं, उन पे एक LR ऑफिसर तरीके मुझे कोई इतना पावर नहीं है, पर एटलीस्ट अगर वो भी आते हैं तो उनके लिए भी कानून कायदे सब जो है वो सेम है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने अपनी बातें अपने सीनियर्स के सामने रखी तो उन पर जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन देखिए जमाना तो सोशल मीडिया का भी है, आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तमाम राजनेता ट्विटर पर हैं। क्या कोई प्रयास आपकी तरफ से ऐसा हुआ है कि अपने केस को, अपनी बात को आपने बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की हो? स्पेसिफिकली राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र में बड़े नेता हैं, उन तक कांटेक्ट करने की कोशिश की आपने? देखिए मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि चाहे वो हमारे CM साहब हो, PM साहब हो या होम मिनिस्टर साहब हो, मैं ऑलरेडी इन सब से एक बार मिल चुकी हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सब से 2016 में मैं NCC एक्स सीनियर ऑफिसर रह चुकी हूँ। दिल्ली परेड में मैंने हिस्सा लिया है और मैं CM साहब से भी मिल चुकी हूँ, PM साहब से भी मिल चुकी हूँ, हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब थे, उनसे भी मिल चुकी हूँ, हमारे राज्य के राज्यपाल श्री उनसे भी मिल चुकी हूँ। मतलब इन शॉर्ट में सभी जो ऑफिसर जो हमारे माननीय जो मंत्री साहब हैं उन सब से मैं मिल चुकी हूँ। पर उन सबको मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ सर कि मैं गुजरात में हूँ तो मैं इतना सेफ फील करती हूँ कि मैं मतलब रात को 12 बजे सिंगल लेडी मतलब नौकरी कर सकती हूँ। मैं तो अपने ऑफिसर्स की जो हिम्मत है उस पर दाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिसर्स को पता है कि ये जो LR ऑफिसर है इसमें इतना दम है कि मैं नहीं जाऊँगा तो भी अकेली लड़ लेगी। वो नहीं आ रहे, उसका कारण ये भी है कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो मजबूर है, वो नहीं आ सकते, पर उनको पता है, मुझ पे विश्वास है उनको कि LR ऑफिसर में इतना पावर है कि वो अकेली लड़ लेगी। ठीक है, उस टाइम मुझे 1 मिनट के लिए बुरा लगा, पर मुझे याद आया कि यस उनको मुझ पे बिलीव था इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे CM साहब से और माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से और होम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो हुआ है उसमें आप निष्पक्षता से जांच करवाइए, तब आपको पता चलेगा कि सही कौन है गलत कौन है। खाकी पे जो खादी सवार हो रही है या फिर हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है।
मेरी तरह मैं अपने आप को भारत देश की बेटी समझती हूँ, अपने आप को गर्व फील करती हूँ। सबसे पहले गुजरात की एक LR ऑफिसर अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ कि मैं गुजरात की हूँ, कि मैं रात को 12 बजे अकेली लड़की, अकेली ऑफिसर ड्यूटी कर पा रही हूँ। यही चीज़ अगर मैं किसी और राज्य से कंपेयर नहीं करना चाहती, पर आपको सब पता है कहाँ क्या चल रहा है। ये किसी और राज्य में मैं होती तो शायद अकेली हिम्मत ना कर पाती। मैं गुजरात में अपना इतना सेफ फील करती हूँ। मुझे भाजपा से ना कोई तकलीफ है, ना किसी भी पार्टी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मैं तो उल्टा श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे हमारे गुजरात को इतना अच्छा बना के गए हैं। आप यहाँ पे जब CM थे तब इतना अच्छा मतलब सिस्टम बना के गए हैं कि हर लड़की अपने आप को मतलब रात को 12 बजे भी सेफ फील करती है। पर कहीं ना कहीं ये जो खाकी के ऊपर खादी सवार हो रही है, उस पर आप फोकस कीजिए। और ये सिस्टम में जो तकलीफ है, आपसे बस हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा, शायद मेरे पास पावर नहीं, पर डेफिनेटली आप लोग के पास पावर है, कि इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारिए प्लीज। चलिए, बड़े सवाल आपने सुनीता यहाँ पर उठाया और बड़ी मजबूती से आपने अपनी बात रखी। हमारी भी ये उम्मीद है कि आप जिस मामले को लेकर आगे बढ़ रही हैं उसमें आपको न्याय मिले, इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता आपका हमसे बात करने के लिए। और देखिए नेहा, बड़ी बात श्वेता, यहाँ पर बड़ी बात निकल कर यही सामने आ रही है कि खाकी पर खादी जो है वो हावी ना हो, इसको लेकर सिस्टम में तमाम इंतजाम किए जाएं। हालांकि सिस्टम में तमाम बदलाव कैसे और कब तक किए जाएंगे, ये बड़ा सवाल सबके मन में एक प्रश्न चिन्ह की तरह रहता है। और यही सवाल सुनीता यादव ने भी उठाया। उनके जैसे जितने भी कर्मचारी हैं उनको हमारा सलाम। और अब बात कोरोना की, जिसका ग्राफ तेजी से भारत में बढ़ता जा रहा है और इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 9,36,000 से ज्यादा हो चुकी है। इन खतरों के बीच लोग मास्क के साथ सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। कोरोना काल में जिंदगी का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया है ये मास्क। चेहरा ढकना जरूरी है, लिहाजा मास्क तो हर हाल में लगाना पड़ेगा। आपने अलग अलग मास्क देखे होंगे, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। लेकिन अब ये देखिए, इनकी कीमत है 1.5 लाख से 4 लाख। जी हाँ, सही सुना आपने, एक मास्क की कीमत लाखों में। अब भाई शौक बड़ी चीज है, तभी तो शौकियों के लिए सजने लगा है इन महंगे मास्क का बाजार। जो लटकिया मास्क आप देख रहे हैं, इनकी खासियत है इनका डिजाइन और इन पर जड़े सोने, चांदी, हीरे। ज्वेलरी की डिजाइनिंग से मास्क की खूबसूरती ने भाव बढ़ा दिए हैं। मास्क ने मुखड़ा सवार दिया है, इसे लगाने वाले फूले नहीं समा रहे। गोल्ड ज्वेलरी की खरीदी करने आई थी, पर मैंने इधर देखा कि डायमंड के मास्क मिल रहे हैं जो मुझे ज्वेलरी से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। मेरे फैमिली में एक वेडिंग आ रही है जिसके मुझे मास्क चाहिए थे आउटफिट के साथ मैच करने के लिए, तो मैंने इधर देखा तो ये एकदम मेरे आउटफिट के साथ मैच हो गया, तो इससे मैंने खरीदी कर ली कि ज़्यादा मैं यूनिक लगूँ सबसे। कारोबारी भी खुश हैं। कोरोना ने मंदी जैसा माहौल बना दिया था, तो सोचा आपदा में ही अवसर की तलाश की जाए। कपड़ों के मास्क में ये कारीगरी उसी की बेहतरीन मिसाल है। हमने सोचा कि अगर ये आज के रूटीन टाइम में जैसे साड़ी के साथ में मास्क मिलते हैं, ड्रेसेस के साथ में मास्क मिलते हैं, तो हम ज्वेलरी के साथ में भी अभी मास्क को स्टार्ट करें। तो उसको देखते हमने ये विविध रेंज बनाई हुई है। महामारी से बचने के साथ साथ डिजाइनर लुक का अपना मजा। जिंदगी की जरूरत और अरमान दोनों साथ साथ पूरे हो रहे हैं। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। तो 3 at 3 में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।